जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप कुछ सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं एक आश्वासना देना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन तय हो जाए और कोई भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी डिफेंस एग्जाम वो तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का हमारा लास्ट चैप्टर बचा है और आज है पॉपुलेशन। लास्ट आपको एक चीज बता दूं, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए, कोई भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, बिंदास क्या करना है आपको, मैसेज करना है। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको यहाँ से मिलेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन डिफेंस एग्जाम में, तो बेसिकली आपके साथ साझा करूंगा और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, उसके बाद 10th की जाएगी, फिर 11th और फिर 12th। ठीक है, तो उसी तरीके से पैटर्न चलेगा। आगे बढ़े तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की, जनगणना। ठीक है, या पॉपुलेशन, वो बेसिकली किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में या पॉपुलेशन के लिए क्यों आवश्यक जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है, जब तक आप चीजें नहीं समझ पाओगे, जब तक कि आप चीजें समझना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन बोलना चाहूंगा मैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनगणना करती है या पॉपुलेशन देखती है कि इंडिया में कितनी बड़ी है और किस बेसिस पे बढ़ रही है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जनगणना चालू हुई है इंडिया के बेसिस पे, उससे पहले भी जनगणना हुई है, तो कहीं ना कहीं जनगणना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना एनसीईआरटी में दिया है मैंने उससे ज्यादा नॉलेज देने की पूरी कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड डाटा है, 9th की एनसीईआरटी तो उतना दिया नहीं, बट एक्स्ट्रा डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कोई भी डिफेंस एग्जाम यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हर घर एजुकेशन पहुंचाना है। ये मुहिम है, ये हमारा हैशटैग है, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्या हैशटैग है हमारा? हर घर एजुकेशन। बस, हर घर तक एजुकेशन, और क्या? फ्री। वाई? यूट्यूब। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी और क्लियर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि जनगणना करती है, सेंसस करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो आगे बढ़े। चैप्टर 6 ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम 10th की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। चलो देखिए, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। 2011 का डेटा है अभी तक हमारे पास, अभी तक 2011 तक का ही डेटा है। 2000, हर 10 साल में सेंसस होते हैं, तो 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड 19 ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो 121 करोड़ की आबादी है। ठीक है, और वर्ल्ड की 17.5 मतलब 17.5% आबादी इंडिया में है। उत्तर प्रदेश है द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, जिसमें 16% आबादी पूरे इंडिया की रहती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये स्टेट में हाफ ऑफ द मतलब 50% से ज्यादा आबादी इन 5 स्टेट में रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है, 382 एक स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली की है। That's why India is considered one of the most densely populated country in the world. यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, डाटा समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसीजर ऑफ द पॉपुलेशन चेंज,
The number of distribution and composition of population are constantly change. This is influenced by the birth, death और migration. ये तीन चीज की वजह से पॉपुलेशन डिफाइन करती है, किसकी वजह से? बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि जनगणना करना अनिवार्य क्यों है, सेंसस करना अनिवार्य क्यों है? तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप जनगणना नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके देश की जो आबादी है वो कितने योग्य है या वियोग्य है, मतलब योग्य है कि नहीं है, काम के लायक है कि नहीं, जिसमें यूथ भी आ गया, एक मीडियोकर भी आ गया, ठीक है, एक रिच भी आ गया, ठीक है, एक सीनियर सिटीजन भी आ गया। तो हमें सबका डाटा लेना पड़ता है। प्लस इसमें यह भी पता चल जाता है कौन सी आयु का व्यक्ति हमारे देश में अभी है, यूथ ज्यादा है कि सीनियर सिटीजन ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी पता चल जाती है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस बेसिस पे काम कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस जरूरी है। चलो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन, population census is the totally process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data at the specific time all person in the country as well as defined part of the country। ठीक है, कैसे है कि population census का मतलब होता है कलेक्टिंग, उसको फिर कंपाइल करना, उसके बाद एनालाइज करना और फिर उसके बाद डिसमेंटिंग, फिर डेमोग्राफिक और फिर इकोनॉमिक और सोशल डाटा जो कि एक कंट्री का होता है, ठीक है। उसके बाद इट ऑल प्रोवाइड ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन इंडिया सेंसस वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी कौन करवाता है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, फोटो से ही स्टार्ट किया। उसके नीचे कौन करवाता है? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जर्नल एंड सेंसस कमीशन। कौन करवाता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड द जर्नल एंड द सेंसस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट 1951 द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड हॉक बेसिस ऑन द ईच सेंसस, ठीक है। तो सबसे पहले 1951 के अंदर एडहॉक कमीशन बैठा और उस एडहॉक कमीशन की वजह से क्या हुआ? कमीशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो आगे देखिए। सेंसस इज कंडक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। कौन सा एक्ट से सेंसस होता है? 1948। The bill of the act was piloted by Sardar Vallabhbhai Patel, the Home Minister of India. The population census is union subject। किसके अंदर आता है ये? यूनियन सब्जेक्ट। और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 246। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनने बिल लेके आया था कि पॉपुलेशन सेंसस होना चाहिए और ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। 7th शेड्यूल उसके अंदर 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो किसके अंदर आता है? यूनियन के अंदर आता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 246, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। आगे देखिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है? इतना जान लिया तो सिग्निफिकेंस भी जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन की जनगणना करना आवश्यक क्यों? द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंस कैरेक्टर ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया। पता तो चलना चाहिए कौन सा तबका नीचे दबा हुआ है, अभी भी उठ नहीं पा रहा है, चाहे SC ST OBC कोई भी वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तो पता तो चलना चाहिए कि कौन सा तबका है वो अभी भी दबा हुआ है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड द डेमोग्राफिक यूज सेंसर्ड एनालाइज ग्रोथ ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड मेक द प्रोजेक्शन। सेंसस करने के बाद हम ग्रोथ का एनालाइज कर सकते हैं, पॉपुलेशन के बारे में सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन कौन से क्षेत्र में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी जनगणना काम आती है। गुड गवर्नेंस, द डाटा कलेक्शन थ्रू द सेंसस इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, एवल्यूएशन, इवैल्यूएशन, वेरियस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है तो कैसे आएगी? पता रहेगा जब ना कि भाई इतने लोग किसान हैं, इतने लोग यूथ है, इतने लोग बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे ही तो स्कीम्स आती है।
demarcation, census data also used for demarcation of constitution, allocation of the representation, parliament, state legislative assembly and the local bodies. ये भी पता चलता है कि कितना आबादी कौन से क्षेत्र में है, रूरल में है, अर्बन में है, विलेज में है, कौन से एरिया में है, और उसी के आधार पे रिप्रेजेंटेशन जैसे पार्लियामेंट का, स्टेट असेंबली का और लोकल बॉडीज का होता है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द सेंसस, सबसे पहले एशियंट एंड द मिडिवल टाइम पीरियड में देखा जाए तो अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा रिवाइल्ड दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेनिंग ड्यूरिंग द 800 टू 600 बीसी। ठीक है। ये थोड़ा नॉलेजेबल डाटा है कि सबसे पहले सेंसस कब हुआ था एशियंट और मिडिवल में, तो ऋग्वेद में ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है, जो कि विष्णुगुप्त या हम उसको चाणक्य बोलते हैं, तो 3rd सेंचुरी में ये लिखा गया था। कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैटिक्स एंड मेजर ऑफ द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। टैक्स चाहिए था चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसारा को, अशोका को, तो इस वजह से अर्थशास्त्र का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते आईने अकबरी, अकबर के टाइम पे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है, और उसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, आईने अकबरी। इंक्लूडेड कंपैशन डाटा पर्टेनिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो इससे क्या पता चलता है कि हिस्ट्री में भी पॉपुलेशन का जनगणना देखा गया, चाहे एशियंट हो चाहे मिडिवल टाइम पीरियड हो, तो सब में पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत रहा है। क्योंकि जब तक आपको डाटा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि कितनी पॉपुलेशन कौन से एरिया में, जब तक आप क्या नहीं कर सकते, जनगणना की हेल्प से लोगों तक वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। उसके बाद क्या आ जाता है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। इनिशियल अटेम्प्ट, द हिस्ट्री ऑफ सेंसस बीइंग 1800 व्हेन इंग्लैंड हैज बीन अ सेंसस। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 1800 में। इट कंटिन्यूअस सेंसस कंडक्ट बाय इलाहाबाद 1864, बनारस 1828, जेम्स प्रिंसिपी द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया सिटीजन कंडक्ट्स इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन ढाका। ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सीडीएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था सेंसस, 1830 में। किसने, हेनरी वॉल्टर। कहां किया था, ढाका में। कंप्लीट सेंसस बोल रहा हूं मैं, सेंसस और कंप्लीट सेंसस में फर्क समझो। यहां कंप्लीट सेंसस लिखा हुआ है। सेकंड सेंसस कब हुआ था, 1876 टू 37, फोर्ट सेंट जॉर्ज में। कब हुआ था, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, जो कि है चेन्नई में। फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ, जो कि लेड अ मेन एम्फेसाइज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट टाइम 1881 में हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक्सपेक्ट कश्मीर और फ्रेंच और पोर्तुगीज कॉलोनी को छोड़ के। 1881 में फर्स्ट सेंसर कंडक्ट हुआ था, उसमें डेमोग्राफिक भी देखा गया, कितनी आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है। इकोनॉमिक भी देखा गया था, लोगों का कितना पैसा है, कितना नहीं है, और सोशल और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे गए थे। पर कौन सी कॉलोनीज में नहीं, कश्मीर में नहीं, फ्रेंच और पोर्तुगीज कॉलोनीज में नहीं देखा गया। सेकेंड सेंसस कब हुआ था, 1891, conduct almost the same pattern, 1881, effort made by 100% coverage upper part of the, कौन कौन से एरिया में नहीं हुआ, फिर बर्मा, कश्मीर, सिक्किम, ऑल्सो द इंक्लूडेड। उस समय क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम किया गया तो 100% कवरेज करने की कोशिश की, और बर्मा, कश्मीर और सिक्किम को भी उसके अंदर ज्वाइन किया गया। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। चलो आगे देखें। ये सेंसस रहा है 1901 से 1921 से। अगर देखेंगे तो स्टैटिकली हम लोग का सेंसस बढ़ रहा है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि इंडिया का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज डिकेल ग्रोथ हुआ है या कैसे हुआ है, आप देख सकते हो। एवरेज अभी 17.81% से हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, जिसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इस नोट्स को पढ़ने के बाद। पॉपुलेशन से 1-2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, डेफिनेटली रहते हैं।
अभी रिसेंट में ही 2023 की बात है, हाँ 23 या 22 लास्ट वाला जो सेकंड एनडीए सीडीएस था, उसमें मेगा सिटीज के बारे में पूछा था, फर्स्ट मेगा सिटीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए हमें पॉपुलेशन पढ़ना है। 3 मेन प्रोसेस है, कौन कौन से हैं? बर्थ रेट बोला था, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ मतलब कि लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन द ईयर, ठीक है, कितने 1000 बच्चों के ऊपर बर्थ डिसाइड किया जाता है, बच्चे हो या बुजुर्ग हो जो भी है, 1000 पर्सन इन अ ईयर, कितने लोग जी रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। बर्थ की बात हो रही तो जीने की बात हो रही। डेथ की, द डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, डेथ मतलब जो डेथ हो रही है जिनकी 1000 पर्सन इन अ ईयर। माइग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, या तो कंट्री में हो रहा है, या तो इंटरनेशनल मतलब कंट्री के बाहर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द नेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड स्टडी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब गांव से शहर की तरफ भी लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो अभी स्टडी है, ज्यादा बढ़ नहीं रहे ना ज्यादा कम हो रहे, लोग हिसाब से चल रहे हैं। तो डेथ पर 1000 और बर्थ पर 1000 पर ईयर, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। एज कंपोजिशन, the age composition of population refer to the number of people in the different age group in the country. The population of nation grows by 3 broad category, 3 broad category में कौन सी? चिल्ड्रन जो कि 15 साल से कम के हैं, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू प्रोवाइड द फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिसिन, ठीक है, जो 15 साल से कम के बच्चे, ठीक है, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उनको किस किस की आवश्यकता पड़ती है? तो एक तो केयर की आवश्यकता पड़ती है, प्लस फूड की, क्लॉथ की, एजुकेशन और मेडिसिन की, ठीक है। दूसरा आता है वर्किंग एज, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। 15 से लेके 59 तक की जो एज होते हैं ये क्या होते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये इंडिया की सबसे ज्यादा है। Above the 59 they made a working voluntary but they are not able to employ थ्रू रिक्वायरमेंट, मतलब इनको किसी भी भर्ती के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं करा जाता है और इनको माना जाता है सीनियर सिटीजन। देश में सीनियर सिटीजन का होना भी अनिवार्य है क्योंकि इनका अनुभव हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है, ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो। अभी सेक्स रेशियो पढ़ना भी जरूरी है कि सेक्स रेशियो कैसा चल रहा है हमारा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब मेल्स 1000 मेल के मुकाबले कितनी है। द सेक्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो सेक्स रेशियो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है। जैसे सबसे ज्यादा 2011 में हरियाणा का था 823, 1000 मेल के ऊपर, ठीक है, और सबसे अच्छा केरला का था 1000 प्लस था। According to the census 2011, the 7 year and above who can read and write the understanding the any language treated the literal, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। किस व्यक्ति को एजुकेटेड माना जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और उसका डाटा देखिए आप। 2011 के अनुसार जो 7 साल का व्यक्ति है वो लिख या पढ़ सके कोई भी भाषा में, एनी लैंग्वेज, उसको क्या माना जाएगा? लिटरेट। और इसके एवज में हमने क्या देखा? 73% पीपल इंडिया में एजुकेटेड है। देख लो इंडिया का सेंसस कैसे होता है, मात्र पढ़ना और लिखना लोकल लैंग्वेज में आ जाता है, रीड एंड राइट, तो 73% एजुकेटेड पीपल है 2011। अब तो मुझे लग रहा है 95% हो गया होगा 2000 बेसिकली अपना जो रिपोर्ट आएगा 2024-25 में उसमें। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 3 तरीके का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, कॉर्नरी, इनसे जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा। जो व्यक्ति इंडस्ट्री से जुड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। फर्स्ट आ गया प्राइमरी, सेकंड आ गया सेकेंडरी, और थर्ड आ जाएगा टर्शरी, ठीक है। तो ये काम से जुड़े हुए उनको एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और थर्ड आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन
एंड अदर सर्विस, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो यहां से क्वेश्चन बनता रहता है कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्शन कौन सा होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ। Health is an important component of the population which affect the process of development. The sustainable improvement of the public health is a country result of many factors such as prevention of infection diseases जैसे कि कोविड जैसी बीमारी, H1N1 फ्लू जैसी बीमारी, application of modern medical practices, diagnostics and treatment of the eliminities, ठीक है। तो हेल्थ फैक्टर बहुत सारी चीजों में डिफाइन करता है और वो चीजें कौन कौन सी है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिसीज को अगर हमारे देश में डिसीज फैल जाए तो उसको हम कैसे रोक पाते हैं, हॉस्पिटल केयर सिस्टम हमारा कैसा है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना लो है, वो भी मायने रखता है। तो काफी सारी चीजें और भी है। अब देखते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन, जो कि बच्चा 10 साल से 19 साल के बीच में है उसे एडोलेसेंट बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा 10 साल से 19 साल के बीच में है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द इंडिया, कितनी है, 1/5 पॉपुलेशन क्या है हमारी, एडोलेसेंट है, 10 साल से 19 साल की उम्र में, ठीक है। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। लास्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, 2000 में आई थी, टू फ्रेमवर्क इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 14 ईयर ऑफ द एज। 14 साल तक के बच्चों को हमको क्या देना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हेल्प टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30, ठीक है, 1000 में से 30 बच्चे अभी भी मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अचीविंग यूनिवर्स इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन, जैसे कि पोलियो वगैरह की जो वैक्सीन होती है वो अभी मिल रही है, बीसीसी की टीका वो भी अभी मिल रहा है। प्रमोटिंग डिले मैरिज फॉर द गर्ल्स, मेकिंग वेलफेयर पीपल सेंटरिंग प्रोग्राम in 2000 also put emphasis on the important needs of adolescent, including protection from the unwanted pregnancy, sexual transmission diseases, STDs, aim to encourage, ठीक है। कौन कौन सी चीजें करी गई है इसके अंदर कि पहले जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको भी रोकने की बात करी गई है, प्लस दूसरी चीज है एडोलेसेंट जो हो जाते हैं उन पे भी इन्फोसाइज किया गया है ना, और प्रोटेक्शन दिया गया है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को, एसटीडीज को, जैसे एड्स वगैरह ना हो जाए। दूसरा, डिलेइंग मैरिज एंड द चाइल्ड बेयरिंग, जल्दी शादी ना कर दे 12-14 साल की उम्र में, और चाइल्ड बेयरिंग मतलब वो जल्दी बच्चा डिलीवर ना हो जाए। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब गलत तरीके से सेक्स ना करे, एजुकेशन उसकी प्रोवाइड। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस एक्सेसिबल टू अफोर्डेबल, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, न्यूट्रिशन सर्विसेज, स्ट्रेंथिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत तगड़ा कानून है, 8 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको पॉपुलेशन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ज्यादा था नहीं, पर लिटरली आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इतना डाटा नहीं दिया है, मेरे रिसोर्सेज से मैंने निकाला है और डाटा आपके सामने रखा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हेल्दी लेवल पे टच कर पाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए, 3-4 क्वेश्चन डाले में। फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिके इंडिया पॉपुलेशन हैड्स नो नेगेटिव ग्रोथ, कौन से साल में इंडिया के अंदर नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है, तो इस प्लीज पढ़े और इसका सही जवाब दे। तो इसका आंसर होगा 1901 में, 1901 से 1911 के टाइम पीरियड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेजर फैमिली लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, कौन सी ऐसी भाषा है जो कि बेसिकली इंडिया में बोली नहीं जाती है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में डालेंगे, क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट, इन द लिटरेसी रेट ऑफ 2011, अभी जस्ट ही मैंने बताया था, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%, अप्रोक्स पूछा है, ठीक है, तो अप्रोक्स में ही जवाब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो अभी पता चल जाएगा कितना दिया है, 73%, तो यहाँ ऑप्शन में था क्या, नहीं है, 72 है, तो हम 74 को ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी।
विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कौन से राज्य में है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कौन से राज्य में है। तो सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, मिजोरम में। कहां मिलेगा, मिजोरम में। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, आपने क्वेश्चन समझ भी लिए होंगे, और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th एनसीईआरटी का है। तो आपसे आशा करता हूं आपको इसी तरीके से पसंद आ रहा होगा वीडियो। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितनी ज्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं मैं, और मेरा टारगेट है मैं 1000 वीडियो कंप्लीट करूं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है 2 वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, ज्यादा इधर उधर नहीं भाग रहा हूं, जो आपका सिलेक्शन करा सके बस उतना ही। ठीक है, चलो ओके, मिले, चलो।